Hello my dear students, today we are going to start two dimension heat equation या heat flow। टू डायमेंशन हीट इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। टू डायमेंशन हीट इक्वेशन इज गिवन बाय del u by del t c स्क्वायर del 2u over del x स्क्वायर प्लस del 2u over del y स्क्वायर। ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम केवल इस इक्वेशंस को डील करते थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं इसको अलग से हटा देता हूँ, del 2u over del t c स्क्वायर del 2u over del x स्क्वायर, तो इसको हम बोलते थे वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। जैसे इसमें मैंने y वेरिएबल भी इंक्लूड करा दिया del 2u over del y स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन हीट इक्वेशन। जैसे कि हम वन डायमेंशन हीट इक्वेशन की बात करते थे तो हम एक रॉड की बात करते थे। अब हम क्या करेंगे, जब दो डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी इंक्लूड होगा। जब एक्स और वाई दोनों एक्सिस इंक्लूड होंगे तो हम एक प्लेन की बात करेंगे। प्लेन का मतलब यानी एक हम रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे। कुछ इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अब हम मेटल की रॉड नहीं लेंगे, अब मेटल की एक प्लेट लेंगे। प्लेट का मतलब है कि वो टू डायमेंशन केस होगा, यानी कि एक आप प्लेन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन रहेगी। जब हमारे पास स्टडी स्टेट कंडीशन आती है, स्टडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं जब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन, वो कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि टेम्परेचर जितना है उतना ही बना रहता है। जब उस तरीके की कंडीशन आती है उसको स्टडी स्टेट या परफेक्टली इंसुलेटेड वाली कंडीशन बोलते हैं। या इनडायरेक्ट वे में कहें कि यू फ्री होता है टाइम टी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें यू किस पर डिपेंड कर रहा है, टी एक्स एंड वाई पर, तो यू किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई एंड टी का। बट अगर स्टडी स्टेट कंडीशन आती है तो वो टाइम टी से फ्री हो जाता है, वो किसका फंक्शन रह जाएगा, केवल एक्स और वाई का फंक्शन रह जाएगा। किसका फंक्शन रह जाएगा, वाई का। तो इन स्टडी स्टेट कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है देयर इज नो हीट पासिस थ्रू द एंड्स, यानी कि कोई भी हीट उसके एंड से पास नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर से कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगी। अगर हीट बाहर नहीं जाएगी तो हीट कांस्टेंट टाइप से बनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो टाइम से फ्री हो जाएगी। तो हम ये भी बोलते थे कि यू इज फ्री फ्रॉम टाइम टी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम टी। यू किससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टाइम टी से। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यू किसका फंक्शन है, यहां पर यू एक्स वाई और टी तीन वेरिएबल का फंक्शन है। यू देखिए, यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टी एक्स एंड वाई पे। तो यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी। तीन वेरिएबल का फंक्शन है, और तीन वेरिएबल का फंक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि तीन वेरिएबल का फंक्शन जब आता है तो हम कैसा डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा। अब वो कह रहा है कि इन स्टडी स्टेट कंडीशन u इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम t। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि u इंडिपेंडेंट हो जाता है टाइम t से। t से अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, u केवल किसका फंक्शन हो जाएगा, x और y वेरिएबल का। इट मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल। तो अगर हम u का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दें बच्चे, तो अब u फंक्शन है x और y का, तो उसमें x के फंक्शन होंगे और y के वेरिएबल होंगे। x वेरिएबल होगा और y वेरिएबल होगा, t तो नहीं होगा। पर अगर हम t के रेस्पेक्ट में करें तो x और y कैसे बिहेव करेंगे, लाइक ए कांस्टेंट। तो del u by del t क्या रहेगा, 0। इट मीन्स del u by del t इज इक्वल टू 0। दोबारा से समझिए, अगर स्टडी स्टेट कंडीशन आती है या परफेक्टली इंसुलेटेड वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या होता है, u इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम t, यानी कि u फ्री हो जाता है किससे, टाइम t से। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब यह है कि जिस प्लेट में हम डिस्कस कर रहे हैं या जिस मेटल की एक्स वाई प्लेन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उस प्लेन के अंदर जो हीट है वो एज यूजुअल बनी रहेगी, उसमें से कोई भी हीट पास नहीं करेगी। अगर वो पास नहीं करेगी तो इसका मतलब वो टाइम से फ्री हो गई। जैसे वो पास करना स्टार्ट होगी तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम से फ्री हो गई तो इसका मतलब u इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम t। और u आप देख पा रहे हैं कितने वेरिएबल का फंक्शन है, t x एंड y, t x y एंड t का। बट अगर t से वो फ्री हो गया तो किसका बचेगा, x और y का। तो u किसका फंक्शन बन गया, x और y का। u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, u का डिफरेंशिएशन y के। बट अगर u का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर x और y के फंक्शन होंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, लाइक ए कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो del u by del t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए इन फर्स्ट। तो बेटा del u by del t 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू c स्क्वायर
del टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर, ये कंडीशन बन के आती है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो सी स्क्वायर भी जीरो की तरफ चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि राइट 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन, तो वो इक्वेशन ये होगी। बट अगर वो कहेगा राइट लाप्लास इक्वेशन, तो वो क्या होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन का स्टडी स्टेट कंडीशन की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा लाप्लास इक्वेशन का, लिखने के लिए आपके पास होगी हीट कंडक्शन इक्वेशन या 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन। ध्यान दीजिए, अब हमें सॉल्यूशन किसका करना है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। कहने के लिए हीट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, बट इसका सॉल्यूशन नहीं करते, हम स्टडी स्टेट कंडीशन वाले कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करते हैं। यानी जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो किस पर बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 पर। अब आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। यानी कि लाप्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सिंस द लाप्लास इक्वेशन इज गिवन बाई, कैसे देते हैं हम, del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 1 मान लीजिए फिलहाल के लिए इसे, ठीक है। यहाँ पर u किसका फंक्शन होता है, x और y वेरिएबल का। ध्यान दीजिए t वेरिएबल से फ्री होता है, क्योंकि अगर स्टडी स्टेट कंडीशन आती है तभी ये इक्वेशन बनती है, और जब स्टडी स्टेट कंडीशन आती है तो u इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम t, तो उसमें t वेरिएबल नहीं होता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या वेरिएबल है, अगर इस इक्वेशन को आप देखें u डिपेंड कर रहा है x और y वेरिएबल पे, तो u किसका फंक्शन है, x एंड y, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर u एज यूजुअल टेम्परेचर होगा, ठीक है। x एक्सिस पे लेंथ होगी, लेंथ ऑफ x एक्सिस, y लेंथ ऑफ y एक्सिस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए, अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि जैसे u फंक्शन है किसका, x और y का, तो u का सॉल्यूशन भी किस में मान लें, x और y में। तो लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। इक्वेशन 1 का यानी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया u इज इक्वल टू x एंड y। ये भी आपको पता होना चाहिए, x केवल सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन होता है, y केवल सिंगल वेरिएबल स्मॉल y का फंक्शन होता है। तो ये सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसा होता था, ऑर्डिनरी। बेटा ये बात मैं बताते बताते कम से कम मुझे 50 बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं कि अगर x एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी होगा, y एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी होगा, u एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन पार्शियली होगा। अब हम पहले बनाते हैं del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर। तो del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे x डबल डैश y। x डबल डैश का मतलब है यहाँ पर d2x ओवर स्मॉल dx स्क्वायर। सिमिलरली del टू यू ओवर del y स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हम बनाएंगे x y डबल डैश। y डबल डैश का भी मतलब यहाँ पर क्या होगा, d2y ओवर dy स्क्वायर। इस तरीके से दोबारा से देख लीजिए इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन है, इसमें del टू यू ओवर del x स्क्वायर की नीड है और del टू यू ओवर del y स्क्वायर की। दोनों वैल्यूज हमने बना ली, इसको सोल्व कर लेते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, x डबल डैश y प्लस y डबल डैश x इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये कुछ वैल्यू बनती है। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं x डबल डैश y डबल डैश x इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लिख पाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा x डबल डैश x माइनस y डबल डैश अपॉन y, y के साथ में y के वेरिएबल,
और इक्वल टू हम के मानते थे। अब याद कीजिए कि के मानने के बाद हम के इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन करते थे, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए और के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए। 0 और पी स्क्वायर के लिए सॉल्यूशन रिजेक्ट कर जाता था और माइनस पी स्क्वायर के लिए एक्सेप्ट हो जाता था बाय द फिजिकल नेचर ऑफ इक्वेशन, या जो भी हीट इक्वेशन या वन डायमेंशन हीट इक्वेशन या टू डायमेंशन हीट इक्वेशन या वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, उनके अकॉर्डिंग हम उसको फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसको ले लेते थे। तो इस बार क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही सॉल्यूशन पे डील कर रहा हूँ, माइनस पी स्क्वायर पे। डायरेक्ट मैं इधर आ जाता हूँ, यानी मैं दो रिजेक्ट वाले केस यूज नहीं कर रहा, केवल मैं एक्सेप्ट वाला केस ले रहा हूँ। दोबारा से समझिए, एक्चुअली हम यहां पर मानते थे के, और के की 3 पॉसिबिलिटी होती थी, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 पे और पॉजिटिव पे सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाता था और नेगेटिव पे सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि नेगेटिव वाला केस लेके चल रहा हूं जिसपे सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा। मैं रिजेक्ट वाले सॉल्यूशन आपको बता ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वन डायमेंशन वेव इक्वेशन और वन डायमेंशन हीट इक्वेशन में ये चीज आपको बता चुका हूं, और वो कई बार मैंने डिस्कस भी की है। डिस्कस करने के बाद पूरी तरह से मैंने आपको बताया भी है, बट उनको हम यूज नहीं करते सॉल्यूशन पे, तो उनका कोई फायदा भी नहीं है, सिर्फ वो आपकी नॉलेज के लिए था। अब आप समझ सकते हैं कि हम माइनस पी स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर ही फिजिकल नेचर को सूट करता है। तो माइनस पी स्क्वायर लेके हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे, जैसे यहां पर केस ले लेंगे एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और ले लेंगे माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं। तो यहां से इक्वेशन बनेगी एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इस तरीके की। तो ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करेंगे अगर, तो यहां से ये क्या बनता है, इसका मतलब होता है d2x ओवर स्मॉल dx स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है d2y ओवर स्मॉल dy स्क्वायर पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दोनों ही ऑर्डिनरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा, और इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ पर m की वैल्यू लिखी जाएगी प्लस माइनस के p आयोटा, और इधर से m की वैल्यू लिखी जाएगी प्लस माइनस p। ठीक है, इसके लिए अगर CF लिखेंगे तो CF क्या लिखेंगे बच्चे, C1 cos px प्लस C2 sin px, क्योंकि ये इमेजिनरी वाला केस है। इसके लिए अगर CF लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, CF, इसके लिए लिखेंगे C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py, क्योंकि ये अब इसमें y क्यों लिखा है और इसमें x, क्योंकि यहाँ पर x का सॉल्यूशन x की टर्म्स में लिखा जाना है और यहाँ पर y का सॉल्यूशन स्मॉल y की टर्म्स में लिखा जाना है। दोबारा से समझिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैपिटल x का सॉल्यूशन स्मॉल x की टर्म्स में लिखा जाना है, और यहाँ पर कैपिटल y का सॉल्यूशन स्मॉल y। तो जब कैपिटल x का सॉल्यूशन स्मॉल x की टर्म्स में लिखेंगे तो x में सॉल्यूशन बनाया है। CF यहाँ पर अगर y के टर्म्स में लिखा जाना है तो y की टर्म्स में लिखा है, C1 e टू द पावर py, C4 e टू द पावर py। दोनों ही केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 रहेगा। रीजन, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों ही केस में 0 है। ठीक है, इधर भी आप देखें राइट हैंड साइड 0 है, इधर भी राइट हैंड साइड 0 है, तो दोनों ही केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 रहेगा। तो x क्या बनेगा यहां से, CF प्लस py। सिमिलरली y क्या बनेगा यहां पर, CF प्लस py। तो x का सॉल्यूशन बन गया है C1 cos px, C2 sin px। ठीक है, और y का सॉल्यूशन बन गया है C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना है। तो ध्यान दीजिए, u हमने क्या माना था, u माना था x इंटू वाई फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो u(x,y) क्या हो जाना चाहिए, u, अगर आपको याद हो तो u यहां पर हमेशा x और y का फंक्शन है, क्योंकि अगर आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन u की को किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, x और y की रेस्पेक्ट में, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो u लिखिए या u(x,y) लिखिए, एक ही बात है। तो u क्या माना हुआ है, x इंटू वाई, तो u(x,y) इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो u(x,y) इज इक्वल टू x, x क्या है, C1 cos px, C2 sin px, और ये क्या है, C3 e टू द पावर py माई प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये जो सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ
लाप्लास इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी लाप्लास इक्वेशन यानी इस तरीके की इक्वेशन की बात होगी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ये कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन सकता है k इक्वल टू 0 पर, एक सॉल्यूशन बन सकता है k इक्वल टू p स्क्वायर पर, वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम एक ही सॉल्यूशन रखते हैं। वो सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3। इस सॉल्यूशन से ही हम क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इस लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टू सॉल्व पीडी del टू यू ओवर del x स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन u0y इज इक्वल टू ul y इज इक्वल टू ux0 इज इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं। एंड uxa इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई l, ये चौथी कंडीशन दी हुई है। क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में इस बार डिस्कस करेंगे, या दूसरा तरीके से समझिए 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन क्या होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो 2 कंडीशन एक्स एक्सिस पे बनेगी। जैसे एक रोड के लिए हम इक्वेशन बनाते थे, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 0 पे बनती थी, एक्स इक्वल टू एल पे बनती थी। तो ये एक्स एक्सिस पे 2 कंडीशन बनती थी, बाउंड्री कंडीशन। तो ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी तो 2 बाउंड्री कंडीशन। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो एक एक्स इक्वल टू मान लीजिए ये वाई इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, और ये वाई इक्वल टू मान लीजिए बी वाला पॉइंट है या ए वाला पॉइंट है। तो एक वाई इक्वल टू 0 पे बनेगी और एक वाई इक्वल टू बी पर बनेगी। तो इस तरीके का प्लेन बनेगा। एक्स एक्सिस, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे 2 बाउंड्री कंडीशन, एक एक्स इक्वल टू 0, एक एक्स इक्वल टू एल। वाई एक्सिस पे भी 2 कंडीशन, एक वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू ए। तो 4 कंडीशन होंगी। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए 4 बाउंड्री कंडीशन दी हुई है u0y। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे हैं, u किसका फंक्शन होता है, x और y का। तो u का सोल्यूशन किसकी टर्म्स में लिखा जाएगा, x और y में। तो ये u इज 0y का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू एल पर, y इक्वल टू 0 पर। इन तीनों पर वैल्यू क्या है, 0। चौथी कंडीशन क्या है, y इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन n पाई x बाई l। तो यहां पर देखिए सोल्यूशन किसका लिखना हमें, द लाप्लास इक्वेशन देखिए द लाप्लास इक्वेशन यहां पर क्या दी हुई है, del टू यू ओवर del x स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन करना है। और क्या कहा गया है, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो बेटा आपको भी पता है कि हम u इक्वल टू एक्स वाई मानते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, CFPI करके 2 सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसा यहाँ पर किया है। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसका सॉल्यूशन बनाया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसका एक सॉल्यूशन बनाया, और दोनों का प्रोडक्ट करके हमने u का सॉल्यूशन दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये आपको पता है कि वेरी फर्स्ट डे से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर रहे हैं, या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, वो क्या होगा, uxy c1 cos px। हमेशा आपको यही सॉल्यूशन लेना है, c2 sin px। जब भी लाप्लास इक्वेशन की बात आएगी तो सॉल्यूशन यही रहेगा, py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये एक सॉल्यूशन रहेगा। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, जैसे फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन क्या है, u0y क्या है, 0। तो u0y क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं u0y किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए, uly भी किसके बराबर होगा, 0 के। तीसरी कंडीशन भी ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, ux0 किसके बराबर है, 0 के। चौथी कंडीशन पे वैल्यू दी जाएगी। चौथी कंडीशन पे क्या दिया हुआ है, uxa इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई l। ये चौथे वाली कंडीशन है। तो पहले 1 अप्लाई करते हैं, फिर 2, फिर 3, लास्ट में 4th वाली। ठीक है, तो अप्लाई फर्स्ट, अप्लाई u0y इज इक्वल टू 0। u0y इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। इनटू इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन पे ही तो अप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, u0y c1
एक्स को जीरो कर रहे हैं, कोस जीरो क्या बनेगा 1 बनेगा। C2 साइन जीरो क्या बनेगा 0 बनेगा, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। C3 e टू द पावर पी वाई प्लस C4 e टू द पावर माइनस पी वाई, ये कुछ वैल्यू बनेगी। अब सोचिए कि u0y की वैल्यू क्या दी हुई है, u0y की वैल्यू दी हुई है 0, तो 0 इक्वल टू C1 C3 e टू द पावर पी वाई प्लस C4 e टू द पावर माइनस पी वाई। इसको आप जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए आपने इस ब्रैकेट को जीरो कर दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो कर दी, तो दिस वैल्यू इंटू जीरो क्या होगा 0, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। तो केवल एक ही ऑप्शन है, क्या कर लें, C1 को जीरो कर लें, तो C1 इज 0। C1 को जीरो पुट करके कहाँ रखना होता है, इक्वेशन 2 में जो नया सॉल्यूशन बना हुआ था, तो UXY कुछ बन जाता है, UXY C2 साइन PX, C1 जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो C2 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सेम। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब नया सॉल्यूशन ये है, जो भी काम होगा इस पे होगा। दूसरी कंडीशन लेके आते हैं, वो क्या है, ULY इज इक्वल टू 0, तो अप्लाई ULY इक्वल टू 0। ये किस पर अप्लाई होगी, इक्वेशन नंबर 3 पर, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो 3 पर होगा। ULY का मतलब क्या है, x को L रखना है, तो x को L रख दीजिए, तो ULY C2 साइन P, x को L रख रहे हैं तो साइन PL बनेगा, C3 e टू दी पावर PY प्लस C4 e टू दी पावर माइनस PY। अब ध्यान दीजिए ये C2 सेम है, साइन P सेम है, x को क्या रखना था L, और ये फंक्शन सेम है क्योंकि ये y का फंक्शन है। हम किसको पुट कर रहे हैं, x को L पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है, ULY किसके बराबर है 0 के। तो आगे सोल्व करते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, 0 इज इक्वल टू C2 साइन PL C3 e टू दी पावर PY C4 e टू दी पावर माइनस PY। अब सोचिए इसको जीरो करेंगे तो सॉल्यूशन जीरो होगा, C2 को जीरो करेंगे तो सॉल्यूशन जीरो होगा, तो PL को जीरो कर सकते हैं, साइन PL को जीरो कर लेते हैं एज यूजुअल, जैसा हर बार हमने वन डायमेंशन हीट इक्वेशन या वन डायमेंशन वेव इक्वेशन में यही सेम काम किया है। तो साइन PL इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई, तो PL की वैल्यू क्या बन जाती है बच्चे, n पाई, तो P हम क्या लिख सकते हैं, n पाई बाई L। इसको कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि नया सॉल्यूशन क्या था, इक्वेशन नंबर 3। तो UXY क्या बनेगा इस बार, देखिए C2 तो सेम रहेगा, साइन PX, P को रख देंगे n पाई x बाई L, ये कुछ बनेगा। C3 e टू दी पावर PY, P का मतलब क्या है, n पाई बाई L इंटू वाई, ठीक है। C4 माइनस PY, तो NY बाई L इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब नया सॉल्यूशन क्या है, चौथा सॉल्यूशन है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में P की वैल्यू हमने पुट कर दी, P की वैल्यू n पाई बाई L, n पाई बाई L, n पाई बाई L, तो इक्वेशन नंबर 3 ही किस में कन्वर्ट होगी, इक्वेशन नंबर 4 में। अब थर्ड वाली कंडीशन ले लीजिए, थर्ड वाली कंडीशन क्या है, UX0 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड वाली कंडीशन देखिए, थर्ड वाली कंडीशन क्या है, UX0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये अप्लाई करनी है किस पर, इक्वेशन नंबर 4 पर। नया सॉल्यूशन तो यही है ना, फोर्थ वाला। अब ये कब अप्लाई होगी, जब y को क्या कर दें, 0 कर दें, तो y को 0 कर दीजिए आप, UX0 C2 साइन n पाई x बाई L C3 e टू दी पावर 0। अब दोबारा से देखिए, C2 सेम, साइन n पाई x बाई L सेम, क्यों, क्योंकि y को 0 कर रहे हैं, तो y को 0 करने का मतलब x वाले फंक्शन सेम रहेंगे। C3 e टू दी पावर 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा, प्लस C4 e टू दी पावर माइनस 0 भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि y को 0 रखेंगे, ये कुछ वैल्यू बनती है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, तो C2 साइन n पाई x बाई L C3 प्लस C4। तो अब आप सोचिए, C2 को 0 करेंगे सॉल्यूशन 0, साइन n पाई x बाई L को 0 करेंगे सॉल्यूशन 0, इसको 0 करेंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसको 0 कर नहीं सकते, इसको 0 कर नहीं सकते, तो किसको 0 करेंगे, लास्ट वाले केस को, तो C3 प्लस C4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना सकते हैं, C4 इज इक्वल टू माइनस C3, इस तरीके से हम बनाकर लिख सकते हैं। देखिए अब C4 की वैल्यू C3 आ गई, तो C4 इज इक्वल टू C3 कैसे यूज करेंगे हम,
तो अब ध्यान से देखिए, इसको C4 की वैल्यू -C3 इधर पुट कर दीजिए, यानी C4 को किससे रिप्लेस कर दीजिए, -C3 से। तो यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे जरा एक बार देख लेते हैं। UXY इसको कहाँ रखना है, इन 4, ठीक है। UXY C2 sin n pi x by l, ये C3 e to the power n pi l y, ये सेम, ठीक है, ये सेम रखा है। C4 को क्या रखना है, -C3, तो यहां पर क्या लिखेंगे, -C3 e to the power n pi l y। इस तरीके से वैल्यू बन के आती है। दोबारा से समझिए, C2 सेम लिखा है, sin n pi x by l भी सेम लिखा है, C3 भी सेम लिखा है, ये फंक्शन भी सेम लिखा है, प्लस C4 को किससे रिप्लेस कर दिया, -C3 से। बाकी एज यूजुअल लिखा है। दोनों से C3 कॉमन आ सकता है, तो C3 को बाहर ले लीजिए, तो C3 sin n pi x by l, ये बनेगा e to the power n pi y by l माइनस e to the power n pi y by l। इस तरीके से वैल्यू बन के आती है। तो ये कुछ वैल्यू बन के आई है। अब जरा इसको देखिए, आप इस बॉक्स वाले फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को देखिए। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिए आप। C2xy इज इक्वल टू C2C3 sin n pi x by l, ये सेम, ठीक है। इस बॉक्स वाले फंक्शन को मैं लिख रहा हूं साइन, या ऐसे करके 2 sin हाइपरबोलिक n pi y by l, ऐसा मैंने लिखा है। बिकॉज, क्योंकि आपको याद होना चाहिए e to the power x माइनस e to the power माइनस x by 2, वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, e to the power n pi y by l माइनस e to the power माइनस n pi y by l अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक n pi y by l, और क्योंकि 2 इसके साथ नहीं है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into दिस। तो कंप्लीट वैल्यू क्या बनी है, जरा एक बार आप देख लीजिए। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो जरा इसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए क्या वैल्यू बनी है, UXY इक्वल टू, ये बनेगा 2C2C3 साइन n pi x by l, ये सिंपल साइन है, और ये है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं, n pi y by l, इस तरीके से। तो इस वैल्यू को मान लेते हैं हम bn। इसको क्या मान लेते हैं बच्चे इस बार, समेशन n इक्वल टू 1 to infinite bn, ठीक है। बाकी ये एज यूजुअल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको याद होगा कि हम फंक्शन पे कोई चेंज नहीं करते, केवल कांस्टेंट में चेंज करते हैं। तो कांस्टेंट को हम एज इट इज लिख लें। कांस्टेंट में हमने bn मान लिया साइन n pi x by l, और इसको मान लिया है ये एज इट इज साइन n pi y by l, और ये हाइपरबोलिक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, हाइपरबोलिक n pi by l UXY। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 5। ये अब नया सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए, और मेंशन भी कर दीजिए जो हमने लेट किया, वेयर bn हमने क्या माना है, 2C2C3, और मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम समेशन लगा देते हैं। अब देखिए लास्ट वाली कंडीशन लाते हैं, फोर्थ वाली, अप्लाई। 3 कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, चौथे वाली कंडीशन देख लेते हैं। चौथे वाली कंडीशन देखिए, चौथे वाली कंडीशन क्या है, UXA साइन n pi x by l, ये फोर्थ वाली कंडीशन है, इसको भी अप्लाई करना है। तो फोर्थ वाली कंडीशन को इधर लिखते हैं, अप्लाई UXA, ए पॉइंट पर है ये, साइन n pi x by l, ठीक है। इसको किस पर अप्लाई करना है, इन 5, इक्वेशन नंबर 5 में। अब नया सॉल्यूशन तो 5वां ही है ना, इसी पर अप्लाई करना है। तो जैसा देखिए अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये कब अप्लाई होगा, जब y को क्या पुट कर दिया जाए, a। तो जरा सॉल्यूशन में देखिए कैसे सोल्व करते हैं, UXA, y को a रख रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 to infinite bn साइन n pi x by l, साइन हाइपरबोलिक y का मतलब हमें क्या रखना है, a। दोबारा से समझिए, bn सेम, साइन n pi x by l भी सेम, साइन हाइपरबोलिक भी सेम, n pi भी सेम, y पर आ जाइए, y को हमें क्या पुट करना है, a, तो a पुट कर देते हैं l। तो बेटा ये एक फंक्शन बन के आता है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, UXA किसके बराबर है, साइन n pi x by l। अब यहां पर हमने कोई चेंज क्यों नहीं किया,
क्योंकि ये x के फंक्शन है, हमें चेंज किस में करना है, y पर, तो y इज इक्वल टू ए पुट करना था, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन एन पाई एक्स बाई एल के। तो साइन एन पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन। इसको देखिए, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, जो ये राइट क्लिक किया है ना, इसको पहले लिख रहा हूं। ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल, और इसके बाहर मैं ये फंक्शन लिख रहा हूं, साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इधर भी साइन का फंक्शन है, इधर भी साइन का फंक्शन है। मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से बता रहा हूं, जब दोनों तरफ साइन के फंक्शन है तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। अगर इधर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो फिर हम हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बना रहे हैं और साइन सीरीज से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ही क्लियरली आप मेरी बात को समझिए, ये साइन का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, तो इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, और इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट। कंपेरिजन अगर करा जाए दोनों तरफ से, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड्स, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाई एल। ये बेटा हाइपरबोलिक जरूर है, पर इसमें ए और एल क्या है, कांस्टेंट, तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट की तरह है। इसको जरा लेफ्ट पर ले आइए, तो बी एन की वैल्यू क्या बन गई, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाई एल। दिस इज बी एन, और ये बी एन उठा के कहां रखना होता है, सॉल्यूशन नंबर 5 में, इन 5, पांचवी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो यू एक्स वाई समेशन बी एन, इधर आ जाइए, देखिए समेशन बी एन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन दिस। तो समेशन बी एन के लिए लिखेंगे 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाई एल। ये समेशन बी एन है, दोबारा से देख लीजिए, ये बी एन वाली वैल्यू यहां पर लिख दी है। आगे क्या लिखा है, साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो सेम लिख दीजिए, साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये एक फंक्शन है क्योंकि ये एक्स वेरिएबल पर है। सिमिलरली आगे क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाई एल, ये भी एक फंक्शन है क्योंकि ये वाई वेरिएबल पर है। तो साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाई एल, तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। इसको 6 मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ 1। ये सॉल्यूशन ऑफ 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेंगे, उसको डील करेंगे, देखते हैं। देखिए एक और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विद द रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 0 to a, x बिटवीन 0 to a, y बिटवीन 0 to b, गिवन दैट कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन यू एक्स बी, यू जीरो वाई एंड यू ए वाई इज इक्वल टू 0 एंड यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जरा इसको डील कर लेते हैं। तो इसको डील करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, द गिवन पीडी, वो लाप्लास टाइप की इक्वेशन है, वो क्या है, del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर। सो गिवन पीडी इज del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखते थे, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इज, वो क्या होता था बच्चे, वो होता था यू एक्स वाई c1 cos px c2 sin px c3 e टू दी पावर py प्लस c4 e टू दी पावर माइनस py, ये कोई होता था। इसको जरा थोड़ा सा डील करते हैं। जैसे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशन है जैसे पहले x की कंडीशंस लिखते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास u0 y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x से शुरू करते हैं तो u0 y इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है u a y इज इक्वल टू 0,
सिमिलरली अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन यू एक्स बी इज इक्वल टू 0, ये थर्ड वाली कंडीशन दी हुई है। और चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है, चौथा पार्ट दिया हुआ है यू एक्स 0 एक्स ए माइनस एक्स, जिसको आप एफ एक्स भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड क्यों मानी है, क्योंकि ये दोनों एक्स पर एप्लीकेबल है, 0 और ए। ये किस में रिप्लेसमेंट होगा, एक्स में। इधर देखिए बी एंड 0, ये किस में रिप्लेसमेंट होगा, वाई में। तो ये एक्स की कंडीशन है, ये वाई की, तो दो कंडीशन हैं दोनों पे। पहले एक्स वाली अप्लाई करते हैं, फिर वाई वाली अप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली अप्लाई करते हैं। अप्लाई u0y इक्वल टू 0, किस पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। 2 पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी अप्लाई करने पर। मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मैं बार बार करके दिखा चुका हूँ कि u0y इक्वल टू 0 इन 2 में करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, इन 2। तो uxy कुछ बनेगा, uxy इज C2 साइन px C3 e टू द पावर py C4 e टू द पावर माइनस py। इसको मान लीजिए नया सॉल्यूशन, ये इक्वेशन 3। अब सेकंड आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई, क्योंकि कई बार हम इन चीजों को अप्लाई कर चुके हैं। सेकंड वाली क्या है, यूज ए वाई इक्वल टू 0, यानी ये फर्स्ट अप्लाई होगी, सेकंड को अप्लाई कर रहे हैं यू ए वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप 0 करेंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आप क्या पाएंगे कि साइन पी एल इक्वल टू, या पी ए, क्योंकि एल नहीं है इस बार ए है, साइन पी ए इज इक्वल टू 0 बनेगा, दैट इज इक्वल टू साइन एन पाई। तो पी की वैल्यू कुछ बन जाएगी बच्चे, एन पाई बाई ए। पी की वैल्यू बन जाएगी एन पाई बाई ए, ठीक है। पी की वैल्यू बन जाएगी एन पाई बाई ए। इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। 3 में रखेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, यू एक्स वाई इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स बाई ए C3 ई टू द पावर एन पाई वाई बाई ए प्लस C4 ई टू द पावर एन पाई वाई बाई ए। ये कुछ बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दी है, p की वैल्यू क्या थी, एन पाई बाई ए, ये 4। अब थर्ड वाली कंडीशन लगानी है। थर्ड वाली कंडीशन पे थोड़ा चेंज होगा तो उसको देख लेते हैं। थर्ड वाली कंडीशन को देखिए जरा आप, देखिए ध्यान से लिखते हैं। अप्लाई थर्ड क्या है, u x b इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इधर आप देख सकते हैं थर्ड वाली कंडीशन क्या है, u x b इज इक्वल टू 0। तो u x b इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। तो u x b 0 अप्लाई किस पर करनी है, इक्वेशन नंबर 4 पर, इन 4। तो ये थर्ड पे कैसे अप्लाई, फोर्थ पे कैसे अप्लाई हो सकती है बेटा, अगर y को हम क्या रखें, b रखें, तो y को क्या रखना पड़ेगा, b। तो y को b पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 4 u y b या u x b, u x y को क्या रख रहे हैं, b रख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, C2 साइन n पाई x बाई ए, C2 सेम, n पाई x बाई ए भी सेम, क्योंकि ये दोनों x के फंक्शन है। हम किस में पुट कर रहे हैं, y को b पुट कर रहे हैं। तो y को b पुट कैसे करेंगे, e टू द पावर n पाई b अपॉन a प्लस C4 e टू द पावर n पाई b अपॉन a, ठीक है, ये वैल्यू। और u x b किसके बराबर है, 0 के। तो 0 इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x बाई a C3 e टू द पावर n पाई b अपॉन a प्लस C4 e टू द पावर n पाई b अपॉन a। इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा, इसको देख सकते हैं आप, तो सॉल्यूशन को भी देखिए और इसको भी देखिए। इस इक्वेशन को जरा अगर सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाए तो C2 को हम 0 नहीं कर सकते, साइन n पाई x बाई a को भी हम 0 नहीं कर सकते। तो ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। ये भी 0 नहीं हो सकता सॉल्यूशन। ये देखिए, ये y का फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, b एंड a। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, x या y वेरिएबल नहीं है, ये b है या a है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं।
बहुत सारे बच्चों को ये देखने में सेम लगता है, पर ये y का फंक्शन है और ये b और a का फंक्शन है। b और a क्या है? कांस्टेंट। तो b और a वाले को हम जीरो कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इसको जीरो कर देते हैं, जरा देखिए एक बार। तो इसको जीरो करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी? C3 e⁻n पाई b अपॉन a प्लस C4 e⁻n पाई b अपॉन a। इस तरीके से हम लिख पाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर तो इसको जरा एक साइड पे ले लेते हैं C3 n पाई b अपॉन a और एक तरफ ले लेते हैं C4 e⁻n पाई b अपॉन a। इस तरीके से C3 e⁻n पाई b अपॉन a इक्वल टू माइनस C4 राइट पर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा? माइनस C4 e⁻n पाई b अपॉन a। यही मेन क्रूशल पॉइंट है। यहां पर इसको मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कैपिटल A, दोनों के बराबर क्या मान लेते हैं? कैपिटल A मान लेते हैं। सपोज से दिस वैल्यू इक्वल टू A। ठीक है, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं? हम A मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो वैल्यू क्या बनेगी? अगर हम C3 e⁻n पाई बाई b अपॉन a इज इक्वल टू a लें तो यहां पर C3 की वैल्यू क्या बन के आएगी बच्चा? a e⁻n पाई b अपॉन a। दोबारा समझिए, दिस वैल्यू इक्वल टू a अगर हम लेते हैं तो C3 इक्वल टू a, और C3 हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हमें राइट पर ले जाना पड़ेगा, और राइट पर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस पे जाएगी, a इंटू e⁻n पाई बाई b अपॉन a। इस तरीके से सिमिलरली अगर हम इसको मान लेते हैं, सपोज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। ऐसे ही अगर सेकंड वाला केस भी ले लें, सेकंड वाला केस क्या ले लेते हैं? माइनस C4 e⁻n पाई b अपॉन a इक्वल टू कैपिटल A। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहां से C4 की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस a e⁻ माइनस प्लस हो जाएगा n पाई b अपॉन a। दोबारा समझिए, दिस इक्वल टू कैपिटल A लेते हैं, दिस वैल्यू इक्वल टू कैपिटल A। तो इसको अगर हम लेफ्ट पर लेकर जाएंगे या राइट पर लेकर जाएंगे, राइट पर इसको लेकर जाएंगे तो माइनस साइन इधर जाएगा माइनस a, और ये इधर जाएगा तो प्लस के e⁻n पाई बाई b अपॉन b। तो C और C4, C3 और C4 की वैल्यू आ गई, और C3 और C4 की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? इस सॉल्यूशन में। लास्ट हमारा सॉल्यूशन क्या था? C3 एंड C4। दिस सॉल्यूशन पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ C3 एंड C4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। इन इक्वेशन नंबर 4 C3 और C3 की वैल्यू, C3 और C4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले 4 पर आ जाते हैं वापस। 4 वाली इक्वेशन क्या है? देखिए 4 वाली इक्वेशन है uxy C2 साइन n पाई x बाई एल। तो ये C2 सेम, साइन n पाई x बाई एल सेम। C3 की वैल्यू इधर देखिए, C3 क्या है? a e⁻n पाई वाई b अपॉन a। तो a e⁻n पाई b अपॉन a। C3 इंटू दिस फंक्शन इज e⁻n पाई y अपॉन a। तो ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट है और ये y का फंक्शन है। प्लस C4 के लिए देखिए, C4 क्या है? माइनस a, तो माइनस कर लीजिए इसको, माइनस a e⁻n पाई b अपॉन a, यानी ये C4 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये दिस इज C4, और C4 के साथ में क्या है? e⁻n पाई y अपॉन a। ये कुछ वैल्यू बन जाती है। इसको आगे डील करते हैं जरा। अब आप आ जाइए इधर। तो देखिए दोनों से a कॉमन आ सकता है, तो a को कॉमन ले लेते हैं। तो a C2 साइन n पाई x बाई एल, इसको कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड करेंगे, अगर e⁻n पाई a कॉमन ले लें तो ये बनेगा b माइनस वाई। ठीक है, इधर आपने माइनस साइन, अगर इधर से भी e⁻n पाई अपॉन a कॉमन ले लें तो ये बनेगा b माइनस वाई। दोबारा से देखिए एक बार, a दोनों से कॉमन आ गया बाहर। ये माइनस n पाई बाई 2a है, ये प्लस के n पाई बाई a है। तो n पाई बाई a कॉमन लेंगे विद माइनस साइन, तो ये प्लस b हो जाएगा और ये माइनस y हो जाएगा। सिमिलरली n पाई बाई a कॉमन लेंगे तो ये प्लस के b और ये माइनस के y। ये कुछ हो गया। अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो पहले प्लस वाला आता है फिर माइनस वाला आता है, तो माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए। तो माइनस a C2
साइन एन पाई एक्स बाई एल। बेटा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। ए सी टू माइनस साइन क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इसे साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनाना है ना तो प्लस वाला साइन पहले आना चाहिए और माइनस वाला बाद में। तो प्लस वाला साइन पहले लाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर एन पाई ए बी माइनस वाई और माइनस e टू द पावर माइनस एन पाई ए बी माइनस वाई। पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से इस पर आ जाते हैं। ये हमारा साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन है, e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो अपॉन 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो क्या बनेगा वैल्यू माइनस के 2ac2। जैसे इसको अगर अपॉन में 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें अपॉन में 2 चाहिए हमें, तो अपॉन में 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा माइनस के 2ac2 साइन एन पाई एक्स बाई एल, और ये क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए बी माइनस वाई। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है। इसको मान लेते हैं हम समेशन बी एन, लेट कर लेते हैं, लेट बी एन इक्वल टू माइनस के 2ac2, ये हम मान लेते हैं। तो क्या बनेगा यू एक्स वाई, क्या बनेगा यू एक्स वाई इज, देखिए यू एक्स वाई, इसको हमने क्या माना है बी एन, तो इसको मान लेते हैं कि बी एन, ये सेम टाइप से लिखा जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल, और ये लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बी माइनस वाई। दोबारा से समझिए, ये बी एन सेम, साइन वाला सेम, ये इसको हमने क्या माना है बी एन, तो केवल कांस्टेंट में चेंज हुआ है, बाकी साइन का फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन सेम है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। और अभी भी इसको मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, समेशन मानना पड़ता है। तो मोर जनरल सॉल्यूशन पे लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे फॉर मोर जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे यू एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, बाकी सेम है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए बी माइनस वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है। अब इस पे पूरा काम होना है। देखिए अब फोर्थ वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, फोर्थ वाली कंडीशन देखिए, अप्लाई यू एक्स जीरो इज एक्स ए माइनस एक्स, दिस इज एफ एक्स। देखिए फोर्थ वाली कंडीशन हमें दी हुई थी, फोर्थ वाली कंडीशन पर आ जाते हैं, यू एक्स जीरो एक्स ए माइनस एक्स एफ एक्स। और एक्स ए माइनस एफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से भी आप लिख पाएंगे। तो ये एफ एक्स फंक्शन है, इसको अप्लाई करना है। तो यू एक्स जीरो कब अप्लाई होगा बेटा, जब वाई को क्या कर देंगे हम जीरो, क्योंकि यू एक्स वाई है और ये यू एक्स जीरो है, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जरा करिए जीरो, तो इसमें आप अप्लाई करते हैं, जरा देखिए अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यू एक्स जीरो इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बी एन सेम रहेगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल भी सेम रहेगा, क्योंकि वाई को जीरो करना है, वाई को जीरो करना है। तो साइन एन पाई एक्स बाई एल को सेम रखेंगे, साइन में इसमें वाई को जीरो कर रहे हैं, तो साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए। जैसे y को जीरो करेंगे तो b माइनस वाई, तो y जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा b। और जैसे ये b वाला कॉन्सेप्ट आया, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक फंक्शन जो बना है ना, ये कांस्टेंट हो गया अब, क्योंकि y तो इसमें से हट गया और y हटते ही b और a का फंक्शन बन गया, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट पर लेकर जा सकते हैं, तो इसको इधर ले आइए आप। यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इस कांस्टेंट को ले आइए, साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए इंटू बी। ये कुछ वैल्यू बनेगी, दोबारा से समझिए,
ux0 क्या है, ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। और राइट से आपका लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है जिससे कि ये होगा। इधर क्या बचेगा, समेशन 1 to infinity bn साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है, एन पाई एक्स बाई एल, ये कुछ फंक्शन बन के आएगा। तो जरा इसको देखिए, ये अगर ब्रैकेट वाला फंक्शन आप देखें तो ये क्या है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और इस पूरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं, जो लेफ्ट पर लिखा होता है। ये पूरा फंक्शन किसकी तरह से वर्क करेगा, लाइक एफ एक्स। थोड़ी देर के लिए इसको समझिए, सपोज ये एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस बार हाफ रेंज क्यों बना रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हाफ रेंज नहीं बनाया, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये साइन का फंक्शन है, तो किससे कंपेयर होगा, साइन के फंक्शन से ही कंपेयर होगा। ये साइन का फंक्शन है तो साइन के फंक्शन से ही कंपेयर होगा। ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात ही ना करिए, ये तो हाइपरबोलिक है और कांस्टेंट है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। तो इधर जो एक्स का फंक्शन होगा वो साइन का होगा, तो डायरेक्टली कंपैरिजन हो जाएगा। बट ये साइन का, और ये कैसा फंक्शन है यहाँ पर, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन को साइन से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तो बी एन कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज से। इसके लिए हम बी एन क्या लिखते हैं, बी एन हम लिखते थे 2/l, तो इस बार लिखेंगे 2/a। रीजन देखिए, इधर देखिए, एक्स की लिमिट क्या दी हुई है, 0 से a, 0 से a, तो इस बार l ना लेके क्या लेंगे, 0 to a या 2/a, 0 to a एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। एल ना लिख के क्या लिखेंगे, a, क्योंकि लेंथ क्या दी हुई है, इस बार a दी हुई है। दोबारा से समझिए क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या है, रेक्टेंगल x बिटवीन 0 to a, y बिटवीन 0 to b। अगर y के रेस्पेक्ट में बन रहा होता, अगर यहां पर बना होता एन पाई वाई अपॉन एल, एल का मतलब यहां पर क्या होगा, a होगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या था, एन पाई एक्स अपॉन ए था, तो इसको a कर लीजिए आप, a, इधर भी a और ये भी a। दोबारा से देखिए एक बार, ये p की वैल्यू एन पाई बाई ए आई थी, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एन पाई बाई अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एन पाई एक्स अपॉन ए, एन पाई एक्स अपॉन ए, एन पाई एक्स अपॉन ए। तो इधर भी देख लेते हैं, कहीं पर हमने एल लिखा है क्या, ए लिखा है, इधर भी ए कर लेते हैं, ये होगा ए ए ए ए और लास्ट में ए। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया हमने, ए फंक्शन बना के लिख दिया, तो ये बन गया ए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये लिखा होता एन पाई वाई अपॉन एल या एन पाई वाई अपॉन ए, तो y का फंक्शन होता, यानी y की लिमिट लगती, तो तब हम क्या लगाते, इस तरीके से 0 to b एफ वाई साइन एन पाई वाई अपॉन बी डी वाई, जो भी वहां पर बनता, ठीक है। तो इस बार a लिमिट है, तो a लिमिट के अकॉर्डिंग 0 to a एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहां पर ले आइए आप, देखिए मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये यहां पर पुट कर दीजिए, तो बी एन क्या बनेगा, 2/a सेम, 0 to a सेम, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन हाइपरबोलिक, ये आपको साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कहने को कांस्टेंट है पर ये साथ में मेंशन्ड है, ठीक है, और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये कुछ वैल्यू बनी, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बी एन की वैल्यू क्या बनती है, 2/a साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए। इस तरीके से हम लिख पाएंगे 0 to a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट सेकंड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बी एन क्या लिखा जाएगा, बी एन इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, ये सारा कांस्टेंट पार्ट है, तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर लिख लिया। इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस, तो ये बनेगा माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन ए, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन एन पाई, क्योंकि ये अपॉन में आएगा और रिवर्स ऑर्डर में करके लिखेंगे, माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए माइनस 2x, ठीक है। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और
ए अपॉन एन पाई पहले से और दोबारा से इंटीग्रेट किया है तो फिर से ए अपॉन एन पाई आएगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। लेबनीज रूल से सोल्व कर रहे हैं। प्लस इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू बनेगी -2, और इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कोस, और माइनस पहले से है तो प्लस कोस एन पाई एक्स बाई ए, और ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर पहले से है और एक बार और इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब एन क्यूब पाई क्यूब, लिमिट फ्रॉम 0 to a। अब जरा इसको ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपने पहले वाले इस पर आते हैं, ये पहले वाली टर्म्स है, ए पुट करते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर, और इधर ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर 0, तो वैल्यू क्या बनेगी 0 इंटू दिस फंक्शन 0 पुट करते हैं तो x को 0 करने का मतलब है ये 0 और ये भी 0 इंटू दिस फंक्शन 0, तो इसमें लिमिट पुट करने की नीड ही नहीं है, वो वैल्यू क्या बनाएगा 0 बनाएगा। इधर आ जाते हैं, दिस इंटू दिस, ठीक है। अब जैसे इसमें a पुट करते हैं तो साइन एन पाई a अपॉन ए से a कैंसिल तो क्या बनेगा, साइन एन पाई बनेगा, और साइन एन पाई क्या होता है बेटा 0 होता है। 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो इसमें भी पुट करने की नीड नहीं है। तो दो टर्म्स तो आपकी डायरेक्टली 0 हो रही है लिमिट के अकॉर्डिंग, केवल इसमें पुट कर लीजिए, और इसमें भी ये पार्ट तो कांस्टेंट है, कोस एन पाई a अपॉन ए और 0 अपॉन ए या 0, इस तरीके से बना पाएंगे। तो इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, एक बार देख लीजिए। तो बी एन क्या बनेगा जरा देखिए ध्यान से, इसको यहां से आगे एक्सटेंड करते हैं तो देखिए बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए। ये चीज तो कॉमन है, 2a साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, ये तो बाहर लिखी हुई है। इसमें से भी a क्यूब एन क्यूब पाई क्यूब 2 कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, n क्यूब कॉमन ले लेते हैं और पाई क्यूब कॉमन ले लेते हैं। 2a क्यूब एन क्यूब पाई क्यूब, तो माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ कॉस एन पाई, रीजन माइनस ये, और a को a से कैंसिल करेंगे तो n पाई, क्योंकि लिमिट क्या रखनी है, a रखनी है, तो a रखिए x की जगह, a से a कैंसिल कोस एन पाई। 0 रखेंगे तो ये माइनस साइन है और एक लोअर लिमिट का माइनस साइन, तो प्लस, और 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी कोस 0, ठीक है। इस a से a क्यूब को बैलेंस करते हैं, 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर a क्यूब है और ये a है तो a स्क्वायर बनेगा, और ये क्या है बच्चे, ये है एन क्यूब पाई क्यूब और साइन वाला फंक्शन सेम, ठीक है। और इधर आ जाइए जरा, इस पर आइए, cos 0 की वैल्यू होगी 1 और cos n पाई की वैल्यू क्या होगी -1 टू द पावर n, तो दिस इज bn। और ये bn कहां रखना होता है आपको, उस सॉल्यूशन नंबर 6 में। जरा इधर आ जाइए आप, लास्ट सॉल्यूशन क्या बना था, bn साइन n पाई x बाई एल साइन हाइपरबोलिक n वाई अपॉन ए बी माइनस वाई, इसमें रखनी है bn की वैल्यू, तो bn इक्वल टू दिस, ये यहां से उठा के रखेंगे। पर इसमें भी देख लेते हैं क्या कांस्टेंट है, जैसे 4a स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी, पाई क्यूब भी कांस्टेंट है, तो वो समेशन के बाहर। n के फंक्शन कौन से है, n क्यूब साइन हाइपरबोलिक n पाई b अपॉन ए, इसमें भी n आ रहा है तो ये भी अंदर ही रहेगा, और 1 माइनस -1 टू द पावर n, तो इसको रखिए जरा इन 6, तो क्या बनेगा ux y, पहले कांस्टेंट पार्ट बाहर लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब, ये बाहर की तरफ, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो देखिए ये बनेगा 1 माइनस -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब साइन हाइपरबोलिक n पाई b अपॉन a, दिस इज bn, दिस वैल्यू इक्वल टू bn। दोबारा समझिए, -1 माइनस -1 टू द पावर n क्यूब और साइन हाइपरबोलिक n पाई b अपॉन a, ये समेशन के अंदर बचा क्या, 4a स्क्वायर इधर और पाई क्यूब इधर। अब ये तो हुआ ये पार्ट, अब इसके आगे ये तो हो गया bn, यानी bn आपका कंप्लीट हो गया। अब bn के आगे क्या बचा है, साइन n पाई x बाई एल इंटू साइन n पाई x बाई एल, एल का मतलब a, और ये क्या है साइन हाइपरबोलिक n पाई अपॉन a b माइनस वाई, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सोल्व del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशंस क्या है? u0 y इज इक्वल टू 0, u(a) y इज इक्वल टू 0 जैसा एज प्रीवियस क्वेश्चन में था, ux0 इज इक्वल टू 0, ux(b) इज इक्वल टू x, फंक्शन ऑफ fx। तो इसके लिए bn बना के सोल्व कर लेंगे, बाकी तीन के लिए आप डायरेक्टली सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम? सॉल्यूशन आपको याद होगा, सॉल्यूशन इज uxy c1 cos px c2 sin px और c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसको 2 मान के सॉल्यूशन में तीनों कंडीशन पुट करेंगे, पहले इक्वेशन बना लेंगे, लास्ट में bn की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। bn की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्यूशन में पुट कर देंगे और इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन बना के आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ लाप्लास इक्वेशन का। इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा तरीके के क्वेश्चन होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके रहूँगा। फिलहाल अभी यहाँ तक ही इसको स्टॉप करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।